हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर देवेंद्र आपके प्यारे चैनल क्लासिक केमिस्ट्री अब से। जैसा कि हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इसमें हमने लास्ट वीडियो में लिमिटेशंस ऑफ बोर थ्योरी के बारे में पढ़ा था। अब हम एक नया मॉडल लेके चलेंगे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल फॉर द एटम। वैसे हमने क्वांटा के बारे में पहले पढ़ा हुआ है, जैसे अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था एक तो जैसे वेव नेचर होती है उसकी, और एक क्या है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में मूव करता है। तो स्मॉल पार्टिकल्स को हमने क्या कहा था, क्वांटा कहा था, ठीक है। और अगर आपके लाइट फोटोन्स हैं तो हमने उनको फोटोन कहा, लाइट पार्टिकल्स हैं तो हम उनको फोटोन कहा, ठीक है। तो उसी पर बेस्ड हम अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अपन जो थ्योरी है वह क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल फॉर द एटम। क्योंकि अपना सारा कुछ किसके लिए पढ़ रहे हैं, एटम के लिए पढ़ रहे हैं, तो एटम के लिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए या इसको फॉर्मुलेशन के लिए दो मेन थ्योरीज थी जो दी गई, और जिसमें इम्पोर्टेंट रोल है उन थ्योरीज का फॉर द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। एक तो डी ब्रॉगली कंसेप्ट और एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो अपन फर्स्ट पॉइंट यही लिख लेते हैं, ठीक है। थ्योरीज कौन कौन सी थ्योरीज थी? डी ब्रॉगली कंसेप्ट, डी ब्रॉगली, अभी हम इनको समझेंगे डिटेल में। डी ब्रॉगली थ्योरी कंसेप्ट एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल play an important role for the formulation यानी इसके बनने में, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के एक्सप्लेन करने में या बनने में हमारी कौन कौन सी थ्योरीज ने हेल्प की? डी ब्रॉगली कंसेप्ट एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। तो सबसे पहले तो आपके फर्स्ट पॉइंट यही आता है कि इसके मॉडल के लिए हमें कौन कौन से दो कॉन्सेप्ट अपने को पढ़ने हैं, डी ब्रॉगली कंसेप्ट एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो सबसे पहले अपन डी ब्रॉगली कंसेप्ट के बारे में देखते हैं। एक बार इस हेडिंग को आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम डी ब्रॉगली कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के लिए अब अपन क्या देखेंगे? डी ब्रॉगली कंसेप्ट। ये तो इसको भी अपन मिटालते हैं। नेक्स्ट हेडिंग अब अपना हो जाएगा, दो थ्योरीज पढ़ी ना अपन ने इसमें, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के लिए डी ब्रॉगली कंसेप्ट और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें डी ब्रॉगली कंसेप्ट, ठीक है। डी ब्रॉगली कंसेप्ट किसके लिए दिया गया? मैटर पार्टिकल्स के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सभी क्या है? मैटर पार्टिकल हैं, ठीक है। तो उसके लिए डी ब्रॉगली कंसेप्ट दिया गया, और ये साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं? डी ब्रॉगली कंसेप्ट। तो सबने क्या किया? सबसे पहले तो ये जो कंसेप्ट दिया गया, कब दिया गया? आपके 1924, ठीक है। तो अपन इसको लैंग्वेज में लिख देते हैं, इसको यहाँ पर लैंग्वेज में अपन लिख लेते हैं। दिस कंसेप्ट given by
गिवन बाई डी ब्रॉगली इन 1924। ठीक है, डी ब्रॉगली ने दिया इसको तो 1924 में। अब इस कंसेप्ट के अनुसार क्या था, लाइक द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मैटर पार्टिकल्स आल्सो एट द पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। डी ब्रॉगली ने बताया कि जैसे अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का होता है पार्टिकल एंड वेव नेचर, वैसा ही किसका होता है, मैटर पार्टिकल्स का। तो अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे अपन, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी like electromagnetic radiations matter particles में अपने क्या क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, है ना, प्रोटॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, एक्सेट्रा। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मैटर पार्टिकल्स आल्सो हैविंग particle as well as wave nature। इसका मतलब क्या हो गया, मीन्स मैटर पार्टिकल्स हैव द ड्वेल नेचर। इसको हम क्या कहते हैं, ड्वेल कंसेप्ट कहते हैं। मीन्स मैटर पार्टिकल्स हैविंग ड्वेल नेचर। मैटर पार्टिकल्स की क्या होती है, ड्वेल नेचर होती है, ड्वेल कैरेक्टर होता है। ठीक है, इसके साथ ही क्या हो गया, अब आपने देखा था अगर मैटर पार्टिकल है, पार्टिकल नेचर है, तो उसमें क्या होता है, मोमेंटम होता है, और वेव नेचर है तो उसकी क्या होगी, वेव लेंथ होगी। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि मैटर पार्टिकल्स रिप्रेजेंटिंग मैं इसको दोबारा से करूं, रिप्रेजेंटिंग मैटर पार्टिकल्स रिप्रेजेंटिंग बोथ, क्या क्या रिप्रेजेंट करेंगे, मोमेंटम, इसको अपन किससे लिखते हैं, पी से, मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ को अपन किससे लिखा था, लैम्डा से। यानी इसमें अपने दोनों ही होंगे, वेव नेचर भी हो गई और पार्टिकल नेचर भी हो गई। ठीक है, और इसके लिए रिलेशन चाहिए हमने को कि दोनों चीज़ हो गई, मोमेंटम भी हो गया, वेवलेंथ हो गई, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, जिसमें दोनों चीज़ हो, यानी रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड मोमेंटम। तो इसको अपन देख लेते हैं, पहले कॉपी करिए, इनमें क्या रिलेशन होता है मोमेंटम और वेवलेंथ में, अपन निकालते हैं उसको। देखिए, मोमेंटम और वेवलेंथ डी ब्रॉगली ने बताया, इसमें क्या है, यहाँ पर अपन लिख लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड वेवलेंथ। क्या रिलेशनशिप है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, रिलेशनशिप है। पी यहाँ पर क्या है, मोमेंटम है, और पी इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, एम भी लिख सकते हैं, यानी मास ऑफ पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम अपॉन वी। ये रिलेशनशिप होता है किसमें, मोमेंटम एंड वेवलेंथ में। ठीक है,
अब अगर अपन देखें कि ये फॉर्मूला आया कैसे, तो हम दो फॉर्मूले पढ़ते हैं। एक तो पार्टिकल नेचर के लिए एनर्जी का हमने पढ़ा, E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, और न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, और दूसरा अपन ने पढ़ा है कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। उन फॉर्मूले से अपन निकालेंगे, ठीक है। तो वो अपन निकाल लेते हैं यहाँ पर किस तरह से आएगा, ये आप नोट डाल के अलग से कर लेंगे। फॉर्मूला तो हमारा यही है, लेकिन ये आया कैसे वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो अपन देखते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, ठीक है, और न्यू इज इक्वल टू अपन देखते हैं क्या, सी अपॉन लैम्डा। सी यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन हमने पढ़ा था, है ना। और वी क्या ले रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ले रहे हैं। चूँकि अपन यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, मैटर पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो अपन इसको वी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अपन क्या ले सकते हैं इसको, वी, ये क्या हो गया, वेलोसिटी, और हम इसको क्या ले सकते हैं, वी ले सकते हैं वेलोसिटी, ठीक है। तो अपन को किस तरह से लिख सकते हैं एनर्जी फॉर्मूले को अपन, ये किससे आया पता है ना आपको, इजिकल टू क्या होता है, न्यू के बराबर होता है। ये अपन ने पार्टिकल नेचर में पढ़ा था, फोटोन के लिए क्वांटा पढ़ा था जब। तो ये क्या हो गया आपकी एच वी अपॉन लैम्डा, ठीक है। एक फॉर्मूला तो आपके क्या हो गया, ये हो गया, ये अलग है, इससे इसको मत करना आप, मान लीजिए ए हमने ए मान लिया, ठीक है। दूसरा अपन देखें तो E इज इक्वल टू क्या होता है, एम सी स्क्वायर होता है, या अपन कह लें इसको एम वी स्क्वायर, ये मान लीजिए हमारा बी फॉर्मूला हो गया। दोनों ही फॉर्मूले किसके हैं, एनर्जी के हैं। अब अपन क्या करेंगे, दोनों ही एनर्जी होगी तो दोनों को बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना क्या हो जाएगा, अगर अपन देखें फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, अगर इससे अपन देखें तो क्या होगा, ये अपना हो जाएगा, दोनों को बराबर कर दिया, एच वी, ये वी है वेलोसिटी, ठीक है, अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर। क्लियर। अब अपन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका दोनों बराबर हो गए। अपन चाहें तो v से भी ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कि क्रॉस मल्टीप्लाई में अगर अपन देखेंगे तो v से भी कैंसिल हो सकता है। तो आप देखिए ये v से भी आपका कैंसिल हो गया, क्लियर। और अगर अपन यहाँ पे देखें तो ये क्या हो गया, एम बी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ठीक है ना। यही फॉर्मूला आ गया ना आपका। और क्या कर सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, आ गया कि नहीं फॉर्मूला आपका। तो इस तरह से डी ब्रॉगली ने अपना क्या एक कंसेप्ट दिया कि मैटर पार्टिकल्स में भी वेव नेचर होती है, और उनकी दोनों ही प्रॉपर्टी होती हैं, वेवलेंथ एंड मोमेंटम, ठीक है। अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि मैटर पार्टिकल्स कहाँ पर वेव नेचर शो करता है और कहाँ पर आपके पार्टिकल नेचर शो करता है, ठीक है। एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, अपने को ये रिलेशन ध्यान रखना है। अब अगर हम देखें, ये तो हमने फॉर्मूला देख लिया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर ये वेव नेचर और कहाँ पर ये पार्टिकल नेचर शो करते हैं। जैसे अगर अपन देखें, अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एक प्रोसेस पढ़ा था ना, जिसमें अपन वेव नेचर शो करते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। तो सिमिलरली डिफ्रैक्शन, इन डिफ्रैक्शन प्रोसेस, आप ऐसे कर लीजिए, इन डिफ्रैक्शन प्रोसेस, ये हमने पहले पढ़ा है आपको, ठीक है। इन डिफ्रैक्शन प्रोसेस मैटर पार्टिकल्स रिप्रेजेंटिंग वेव नेचर,
वेव नेचर। ठीक है। अब अगर अपन देखें, एक होता है साइंटिलेशन डिटेक्टर या साइंटिलेशन प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है, जैसे अपन ने पढ़ा ना, जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है, तो उस पर हमें क्या मिलते हैं, स्पॉट्स मिलते हैं। किस पे? जो फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड मटेरियल है। ठीक है, तो अब मैं अपन वो लिख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पॉट्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पॉट्स ऑन जिंक सल्फाइड लेयर। ठीक है, जिंक सल्फाइड प्लेट, ऐसे कर लीजिए आप, जिंक सल्फाइड प्लेट। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग पार्टिकल नेचर ऑफ किसका? मैटर। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? साइंटिलेशन प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज नोन एज साइंटिलेशन प्रोसेस। ठीक है ना। तो एक कॉमन एग्जाम्पल आपके हो गया। अब अपन और एग्जाम्पल देखें। आप माइक्रोस्कोप जानते होंगे, है ना, जो क्या करता है, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है, मैग्नीफाई करके बताता है। तो आपने देखा होगा कि एक तो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप होता है और एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। तो वहाँ पर भी इनकी क्या वेव नेचर काम करती है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप देखें, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप होता है, उसकी तो मैग्नीफाइंग लिमिट कम होती है, पावर कम होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन लिमिट है वो 15 मिलियन टाइम्स होती है। ठीक है, तो अब मैं दोनों आपको वो भी बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये आपने नाम सुना होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, वर्क्स ऑन किस प्रिंसिपल पे काम करता है? वर्क्स ऑन वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स अभी हमने देखे थे ना, मैटर पार्टिकल्स होते हैं, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इट्स मैग्नीफिकेशन लिमिट या पावर लिमिट, और पावर इज वेरी हाई, बहुत ज़्यादा होती है, वेरी हाई। ठीक है, इट कैन मैग्नीफाई एन ऑब्जेक्ट by 15 मिलियन टाइम्स। 10 लाख टाइम्स उसको क्या, 15 लाख टाइम उसको क्या कर सकता है, मैग्नीफाई कर सकता है। कौन? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सिमिलरली जो आपके ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप है वो किस पर वर्क करता है? वेव नेचर ऑफ लाइट। जो लाइट है उसकी वेव नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं कि ऑर्डिनरी कंपेयर हो जाएगा आपके, मैं वाइल लगा देता हूँ, वाइल ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप वर्क्स ऑन किस पे? वेव नेचर ऑफ लाइट, और कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, उस पर वर्क करता है। ठीक है, तो ये तो बात अपनी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर की होती। अब डी ब्रोगली ने क्या माना था कि जब भी कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट इज इन मूवमेंट और इज इन मोशन, वर्क एज अ वेव नेचर। क्या माना कि जब भी कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट मोशन में है
गति कर रहा है तो उसकी वेव नेचर होती है, ऐसा इसने डी ब्रॉगली ने कहा। लेकिन अगर पार्टिकल का मास ज़्यादा है, ठीक है, मिलीग्राम्स में या माइक्रोग्राम्स में है, तो क्या होगा, अभी हमने फॉर्मूला देखा ना, उससे वेवलेंथ उसकी कम हो जाएगी। वेवलेंथ कम हो जाएगी तो वेवलेंथ क्या होगी, नेग्लिजिबल हो गई, तो इसलिए वो क्या हो जाता है, फिर पार्टिकल नेचर शो करता है। तो वो हम समझ लेते हैं यहाँ पर किस तरह से होता है। किस तरह से होता है अपन देखिए, ये इसने डी ब्रॉगली ने माना, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली एनी पार्टिकल और अपन क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट इन मोशन यानी गति कर रहा है, इन मोशन, और कह सकते हैं मूवमेंट हैविंग वेव नेचर, ऐसा इसने माना, किसने, डी ब्रॉगली ने। लेकिन बट इन केस ऑफ हैवी पार्टिकल का मतलब क्या हो गया, हैवी पार्टिकल मतलब आपके हैवी पार्टिकल या हैवी ऑब्जेक्ट, वेट क्या है, अगर मान लीजिए आपका इसका मास क्या है इन मिलीग्राम्स, पढ़े अपन डिफरेंट यूनिट्स पढ़ते हैं ना, मिलीग्राम्स, माइक्रोग्राम्स, है ना। दूसरा अपन ने पढ़ा था, अपन ने देखा तो एंगस्ट्रॉम तो मीटर की होगी, माइक्रोग्राम्स तक आपके हो गए हैं ना। जैसे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स का वेट कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31, तो वो तो बहुत कम हो गया। लेकिन अगर पार्टिकल्स का वेट आपके किस में है, मिलीग्राम्स में, देन इट्स वेवलेंथ, ठीक है ना। वेवलेंथ किसकी वजह से, अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है ना, mv, तो वेवलेंथ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, तो अगर मास ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। देन इट्स वेवलेंथ विल बी वेरी लेस एंड इट इज रिप्रेजेंट क्या हो जाएगा, इट इज रिप्रेजेंट पार्टिकल नेचर, ठीक है ना। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या हो गया, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, पता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, बहुत कम हो गया। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन और अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। इसमें अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या आ जाएंगे, जैसे प्रोटॉन्स, ठीक है ना, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, एक्सेट्रा, हैविंग वेरी लेस मास, इनका मास क्या होगा, बहुत कम है। सो इट्स वेवलेंथ क्या हो जाएगी, मास कम है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इट्स वेवलेंथ विल बी वेरी हाई, ठीक है ना। सो अपन ऐसे लिख लें, वेवलेंथ विल बी वेरी हाई एंड
and these particles representing wave nature। ये पार्टिकल्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे? वेव नेचर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डिपेंड करता है, मैटर पार्टिकल्स तो हैं, सभी हैं। जैसे मान लीजिए कोई अपन ने मिलीग्राम्स वेट है वो पार्टिकल ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये सभी क्या मैटर पार्टिकल है। लेकिन जब बड़ा पार्टिकल होता है जिसका मास ज़्यादा होता है तो उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी, और जब वेवलेंथ कम है तो पार्टिकल नेचर शो करेगा, क्योंकि वेवलेंथ तो नेग्लिजिबल हो गई। और अगर आपका स्मॉल पार्टिकल हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जिनका के मास बहुत कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी, और वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? वेव नेचर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सारा जो कंसेप्ट एक्सप्लेन किया, ये किसने किया? डी ब्रॉगली ने किया। ठीक है। अब इसी पर बेस्ड, पार्टिकल पर बेस्ड अपना आगे जो कंसेप्ट है वो दूसरी थ्योरी क्या थी? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आज हम इस वीडियो में डी ब्रॉगली कंसेप्ट समझे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम किसके बारे में समझेंगे? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। इसको आप रिवाइज करिए। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, मैं उसको दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।